पांचवा बॉलर ना खिलाने की बीमारी फिर पड़ी भारी। कप्तान रिजवान की लर्निंग का सिलसिला जारी। कौमी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में की गई गलतियों से कुछ ना सीखा। न्यूजीलैंड के हाथों पहले वनडे में बदतरीन शिकस्त की वजूहात जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। कराची में टूटी सड़कों और बहते पानी का खोज लगाने के लिए टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई है। जहां गड्ढे पाएगी फोर्स भरने पहुंच जाएगी, सीवरेज के मसले भी हल करवाएगी, ट्रैफिक हादसात में भी कमी लाएगी। लगता है कराची की किस्मत बदलने वाली है। कौमी असेंबली में रंग गोरा करने वाली क्रीम की बादगश्त। नाकिस क्रीम्स पे मरकरी की मिकदार का तस्करा, कैंसर का बायस होने का दावा। अलबत्ता बहस के बावजूद नाकिस क्रीम्स बनाने वाली कंपनीज के खिलाफ किसी कार्रवाई का फैसला न हो सका। और ईद उल फितर कराची वालों के लिए ईद उल फिक्र बन गई। महकमा मौसमियात की ईद पर शदीद गर्मी की पेशन गोई। शहर कायद में पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। दुनिया बोल है का खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। मैं हूं सोनिया सुंदस और मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। खातून हज़रात, आज की जो पहली स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कोरंगी क्रॉसिंग पे आग लगी है जो बेकाबू हो गई है। अभी आग तो लगी, इसको फायर ब्रिगेड हुकाम ने तीसरे दर्जे की तो आग करार दिया है, लेकिन इसमें पहलू यह है कि ये आग ना किसी इमारत में लगी, ये आग ना किसी शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, बल्कि दौराने ड्रिलिंग, दौराने खुदाई ये जो है आग लगी। अब माहिरीन इस पे क्या कह रहे हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अज़राए मजाक ये कह रहे हैं कि कराची से गैस का कोई जो है ज़ख़ीरा दरियाफ्त हो गया है और इसको बुझाया इसलिए भी नहीं जा रहा क्योंकि बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग चीफ फायर ऑफिसर ये कह रहे हैं कि अगर इसको बुझाने की कोशिश की गई तो कोई केमिकल फिर इसमें से निकलेगा कि जो बहुत ही ज़्यादा मुज़िर हो सकता है। तो इस पे हम जो है बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार भी मौजूद होंगे, लेकिन इस वक्त आतिशज़दगी के मुकाम पे जो है ना किसी भी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा था। सुई सादर ने यह भी कहा है, जैसे कि बहुत सारी बाज़गश्त सुनाई दे रही थी कि वहाँ पे कोई लाइन है, तो सुई सादर ने कह दिया कि वहाँ पे कोई उनकी तनसीबात भी नहीं है। आग को कंट्रोल करने की इस वक्त वहाँ पे कोशिश की जा रही है और जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि ये फ्लेम जो है ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स के नज़दीक ये कोई गैस पॉकेट है अंडरग्राउंड जिसको ड्यूरिंग ड्रिलिंग हिट हो गया है। वो गैस पॉकेट रप्चर हुआ है जिसके बाद ये आग जो है ये भड़क उठी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आसपास ऐसा कोई जानी नुकसान हमारा नहीं हुआ है। बिल्कुल। खुर्रम गुलजार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। खुर्रम, ये क्या चीज़ है? कोई गैस पॉकेट है? क्योंकि सुई साधन तो कह चुकी है यहाँ पे कोई तनसीबात नहीं है हमारी। देखिए, यहाँ जो है वो किसी किस्म की कोई ना कोई गैस जरूर मौजूद है, क्योंकि जब गुज़श्ता रात ये वक़्वा पेश आया, क्योंकि बोरिंग हो रही थी, इससे आते में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो जगह है ये कोरंगी जो ऑयल रिफाइनरी है उससे कुछ ही फासले पे एक बाउंड्री वॉल निजी सोसाइटी है। यहाँ बोरिंग का जो है वो काम चल रहा था। बोरिंग के काम के दौरान ही यहाँ पर जो है वो अचानक एकदम जमीन से कोई गैस अखराज की आवाज़ आनी शुरू हुई। काफी आवाज तेज थी, जिसके बाद जो मौजूद अमला था, जो बोरिंग करने वाले लोग थे, वो वहां से पीछे हटे और देखते ही देखते कुछ ही मिनट में वहां पर एकदम आग जो है भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड पहुंची, दीगर अमला यहाँ पहुंचा। रात कोई 6 घंटे तक इस पर कोशिशें जारी रही कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन बिलाकर थक हार कर जो है वो अमले ने, फायर ब्रिगेड के अमले ने और दीगर इदारों ने काम रोक दिया है। अब इस पर ऑपरेशन रोक दिया गया है और यहाँ से नमूने भी हासिल किए गए। जी खुर्रम, मैं यही पूछ रहा था कि कुछ नमूने यहाँ पे हासिल किए गए हैं, उसके जब वो टेस्ट कर लिए जाएंगे फिर ही किसी हतमी फैसले पे पहुंचा जाएगा। उनमें उनके टेस्ट करने में, रिजल्ट आने में कितना टाइम है? देखिए, अभी यहाँ से जो नमूने हासिल किए गए, क्योंकि जो पानी से टकरा के जो आग बाहर निकल रही है वो पानी यहाँ से हासिल किया गया, उसके नमूने लिए गए, लेबोरेटरी भेजे गए। तो कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट जो है वो आए ताकि पता चले कि कौन सी किस किस्म की गैस है। जी खुर्रम, एक चीज़ और बताइएगा प्लीज़ कि अभी तक किसी नुकसान की तो कोई इतला नहीं आई है? तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना, कोई जानी नुकसान या अदरवाइज? नहीं, इस तरह का कोई जानी नुकसान कोई इतला नहीं है। बाउंड्री वॉल एक सुनसान इलाका है ये, इसके इर्द गिर्द जो है वो काफी दूर दूर हम देख रहे हैं कि यहाँ फैक्ट्रियाँ जो है वो मौजूद हैं। करीब का ये आता है, बाउंड्री वॉल है, काफी बड़ा एक ये प्लॉट है, सोसाइटी टाइप है। तो यहाँ बोरिंग के लिए यहाँ पे कुछ
चंद लोग थे जो काम कर रहे, लेकिन वो जो जमीन से जब उनको शोर महसूस हुआ, कोई गैस निकलती हुई महसूस हुई, तो वो अमला उसी वक्त फौरी तौर पर पीछे हट गया था। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद जब उसमें आग लगी तो फौरी तौर पर यहाँ से तमाम लोग को बाहिफाजत हटा लिया गया। फायर ब्रिगेड और दीगर अमला हमने देखा यहाँ पहुंच गया था। कोशिशें भी जारी रही, लेकिन अब तक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी इसमें नहीं मिली। आग मजीद आग जो है बदस्तूर इसी तरह से बरकरार है। आग के शोले फुटेज में भी देखे जा सकते हैं किस तरह से बुलंद हो रहा है। रात के औकात में तो पूरा इलाका ये ठीक है खुर्रम, इस खबर पे नजर रखिएगा, हम आपसे इस पे अपडेट्स आने वाले लेते रहेंगे। चलें अब आगे बढ़ते हैं। और खातिन हज़रात, बात यह है कि कप्तान रिजवान की कोचिंग सेंटर की लर्निंग क्लासेस का आज से आगाज़ हो चुका है और आज हमने फिर ये सीखा कि हम 5वां बॉलर जब तक नहीं खिलाएंगे तब तक हम इसी तरह मार्क चैपमैन से चेपियां खाते रहेंगे। पाकिस्तान एक मरतबा फिर हार चुका है और न्यूजीलैंड हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गया है। अच्छा, अगर फवाद मुस्तफ़ा को शायद पता होगा कि हमने आखिर न्यूजीलैंड के साथ ऐसा क्या कर दिया फवाद भाई, जो ओडीआई से लेके T20 तक हम हारे ही जा रहे हैं। नहीं, आपने क्या ऐसा किया है? आप वो बेहतर हो गए हैं, वो बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं, वो जीत रहे हैं। इसमें खेल के भी जादू वादू कुछ नहीं होता, जो अच्छा होता है वो जीतता है। तो न्यूजीलैंड अच्छा है, वो जीत रहा है। हमारी लॉटरी लग गई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। हम 4 बॉलर्स की स्ट्रैटेजी से जा रहे थे, उसमें कामयाब हो गई। यहाँ पर आपको नहीं कामयाब हुई। आप देखिए, आपके जो मेन 4 बॉलर्स हैं उन्होंने 206 रन दे के 6 आउट किए हैं और बाकी जो पार्ट टाइम बॉलर्स उन्होंने 10 ओवर में 118 रन दे के 3 आउट किए। तो आपने गलत डिसीजन लिया तो उसका नतीजा निकला। बट जितना भी मैंने मैच देखा है, अगर तो आप एक बॉलर ऐड कर लेते हैं या कम से कम एक ऑलराउंडर और ऐड कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप अभी भी 2-1 ये सीरीज जीत सकते हैं। आपकी बेहतर टीम है, उनसे आप बेहतर हैं और आपको जीतना चाहिए। अब अगर आप बाकी अपनी गलतियां करते रहेंगे तो उसका एक अलग नतीजा निकल सकता है। बट जिस किस्म की न्यूजीलैंड की जी फवाद साहब, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही। थ्रू आउट हम गलतियां हम अपनी ही गलती से नहीं सीख रहे हैं। देखिए, गलती अब आप गलती तो ऑब्वियसली आप गलती से नहीं सीख रहे। आप T20 की बात करेंगे तो वो मैं मानता हूँ कि जी आपकी टीम उतनी अच्छी नहीं थी, उनकी टीम बहुत बेहतर थी, वो बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं, आप उतनी अच्छी नहीं खेल रहे। लेकिन यहाँ पर उनकी टीम को इतनी अच्छी नहीं थी। आपकी बॉलिंग बड़ी अच्छी शुरू से रही है। जो उन्हें अंदाजा था, वो जो आपके 10 ओवर हैं उन्होंने उसका इंतजार किया और उसका भरपूर फायदा उठाया। आई स्टिल बिलीव कि जो ये 344 रन का भी टारगेट था, ये भी आपको चेस करना चाहिए था। छोटा ग्राउंड था। फिर इतराज करेंगे तो कहेंगे जी इतराज करते हैं आप। मैं फिर मवाजना करता हूँ दुनिया के किसी भी बड़े बैटर का, वो अपनी टीम को जितवाता है। हमारा मसला ये है कि जी ठीक है, बाबर इज डूइंग वेरी वेल, 50 कर लेते हैं, 70, 80, 6000 रन बना लिए हैं, 50,000 रन बना लें वो, लेकिन मैच विनिंग इनिंग्स जो है ना वो फर्क डालती हैं। जावेद मियांदाद जो है वो मैच विनिंग इनिंग्स दे हैं कि मेरे बचपन से लेके मेरे बच्चे तक की उम्र के लड़के जावेद मियांदाद का नाम लेते हैं क्योंकि वो मैच विनर थे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब तो हमारे यहाँ भी हुई, वो फिर हो ही नहीं रही ना। फिर ये खैर वो कहने वाले ये भी कहेंगे कि मेरे आपके दोस्त ही ये कहेंगे कि उसके अराउंड भी कोई खेलने वाला होना चाहिए। लेकिन चलें, बाबर को एक साइड अगेन हम छोड़ दें। अब मैच का अगर कथासिस कर लें, एक तो हमारे दोनों पार्ट टाइमर्स, और पार्ट टाइमर्स ही है ना। हम पता नहीं क्यों हमने चैंपियंस ट्रॉफी तो सीखा नहीं। पार्ट टाइमर्स वहाँ भी लगाए, पार्ट टाइमर्स यहाँ भी लगाए, वहाँ भी वो हमें दगा दे गए, यहाँ भी हमें दगा दे गए। प्रॉब्लम ये है कि जब हम ग्रिप में ले लेते हैं मैच और उसके बाद उसको हम ढीला छोड़ देते हैं। जब हम बात करते हैं लर्निंग की ना, हर मैच के बाद स्टैटिस्टिशियन जो है वो बैठा होगा, जो आपको स्टैट्स प्रोवाइड करता है, स्ट्रेटेजिस्ट बैठते हैं, हेड कोच बैठते हैं, लेकिन वो तोड़ नहीं निकाल पाते उस मार्क चैपमैन का, जो कि अरसे दराज से आपको इसी तरीके से बुचर करता हुआ आ रहा है। पाकिस्तान में आगे सीरीज खेली, मार्क चैपमैन ने मारा। इसके अलावा आपने खेला न्यूजीलैंड से, मार्क चैपमैन ने मारा। आज फिर मार्क चैपमैन ने मारा। तो मैन टू मैन मार्किंग होती होगी ना, कोई बॉलर्स उसके साथ जाते होंगे कि जी ये प्लेयर हमें मार रहा है, वो डैरल मिचेल वो भी मार रहा है हमें और बाकी प्लेयर भी मार रहे हैं, तो हमारे पास उनके खिलाफ ये चॉक्ड आउट प्लान है। कोई प्लान नहीं है चॉक्ड आउट। जब नहीं है तो फिर इतनी बड़ी हाथियों वाली लश्कर लेके हम कर क्या रहे हैं?
देखिए, आपका प्रॉब्लम ये है ना, आपके पास कोई अच्छा ऑफ स्पिनर है, ना अच्छा कोई लेग स्पिनर है, ना लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है। आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लें, ठीक है। ये बीच में आके स्पिनर्स इस तरह का रोल प्ले करते थे, जो जी। जेन्युइन स्पिनर्स होते थे आउट करके देते थे, ठीक है। ये तो आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आज का प्रॉब्लम ये हुआ कि आपने उसे 10 ओवर पार्ट टाइम बॉलर्स के दे दिए, तो और भरपूर तरीके से वो खेले, बट ओवरऑल आप देखें तो आपके फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छी गेंदें की हैं। 40 ओवर में कोई 206 रन बने और 6 आउट किए। बाकी जो पार्ट टाइम बॉलर अगर नहीं होते तो शायद मुख्तलिफ हालात होते। बट हम बॉलर्स की क्यों बात करते हैं? फैसल, क्या 344 इस छोटे ग्राउंड पे नहीं बनते मेरे भाई? मुझे ये बताएं, 8 नंबर तक बैटिंग है, ठीक है। मैं सिर्फ अकेले बाबर की बात नहीं कर रहा, बट सलमान अली आगा भी जिस तरह खेले उससे ऊपर भी रन थे। भाई, कौन सा बैट्समैन है जो मैच जिताएगा? ये बॉलर ही सिर्फ मैच जिताए। पूरी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जिता दी, पूरी साउथ अफ्रीका की सीरीज जिता दी। हमारा ये वनडे में भी जो बॉलर है वो 160 पे अगली टीम को आउट करते हैं। जो हमारी बैटिंग है उसमें भी यही हो कि अगली टीम को वनडे में भी 250 के अंदर आउट करते हैं। कोलैप्स भाई, तो शानदार हुआ बैट्समैन ना कब फवाद करेंगे भाई, रन? माशाल्लाह से कोलैप्स हाँ, इतना शानदार हुआ, आखिरी 7 विकेटें सिर्फ 22 रन। मतलब कि नहीं सर, तो अंदर वो क्या कर रहे थे, कोई खाना पकड़ा के आए थे भाई, कि यार जल्दी सलमान तो मैं आ रहा आखिर हूँ, तक जरा रहा ना। मेरा देखिए, ठिकाना ठंडा सलमान ना तो हो जाए। आखिर तक रहा ना, आखिर में जाके आउट हुआ। उससे पहले के जो प्लेयर थे, जी। बाबर और सलमान को ऊपर करके आना चाहिए था। आपको याद है, पहले भी सलमान ने जो अब यहाँ पर मैच जीते थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, वही आखिर तक खड़े रह के जितवा के आया था। हमें ना अब सच बोलना चाहिए, हमारे पास मैच विनर बैटर्स नहीं है। एक सलमान ही है, नजर आ रहा है, जिस पे क्रिटिसिज्म था कप्तान क्यों बना दिया। हम देखिए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे प्लेयर्स को स्टार्स बना रहे होते हैं, बल्कि स्टार्स क्या, सुपर स्टार्स बना रहे होते हैं। मैच विनर्स तो नहीं है ना। न्यूजीलैंड में कितने मैच विनर्स हैं? इस टीम में भी 3 से 4 मैच विनर्स हैं। ठीक आपके है। पास कितने मैच विनर्स हैं? ठीक है। मैच विनर्स बहुत जरूरी होते हैं अच्छा, जनाब। सिर्फ हर मैच बंदा विनर पे, इंडिविजुअल इनिंग्स खेल रहा है, सिर्फ इंडिविजुअल मैच अपनी। विनर्स पे ना रखें। मुझे बताएं ना कि चलें, आज अगर 60-68 पे 92 चाहिए थे तो उस वक्त तैयब ताहिर थे, इरफान खान नियाजी थे। तैयब ताहिर के अब आपको कुछ कुछ अंदाज़ा लग रहा है कि वो इंटरनेशनल मटेरियल शायद नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल है यार। रन आउट हो गया, गलतियां हो जाती हैं, बट मसला सारा ये है कि आप नीचे वाले तक बात क्यों लेके आते हो मेरे भाई? या फवाद मुझे भाई, आप वो भी तो बता दें खेलने के लिए है ना टीम में। देखिए ना, यार। बात ये वो वो भी तो है है ना खेलने न्याजी। के देखिए, लिए। न्याजी पे हम आपके शो हमारे बैठ के न्याजी पे बहुत ज्यादा शोर हुआ था कि जी चैंपियंस कप में ट्रॉफी में सेलेक्ट नहीं किया। अब उसको भी चांस मिल रहा है, डिलीवर करना चाहिए। तैयब को चांस मिला है, बट मैं जितनी तैयब की, क्योंकि तैयब की फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस है, 40-40 का उसका एवरेज है। न्याजी का कोई फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं है। तो तैयब को एक दो चांस तो और देंगे आप, फिर उसके बाद इन दोनों का भी पता चल जाएगा। बट मेरा सिर्फ कहना यह है कि इन तक बात क्यों आती है? इन तक बात क्यों आती है जब मैच बना हुआ है? सलमान भी तो जिता रहा है ना, रिजवान भी हैं, बाबर भी हैं। ये हमारे भाई मियां दाद और सलीम मलिक मैच जिताते थे मेरे बचपन से। मुझे ये बताओ, ये मियां दाद और सलीम मलिक है, कितने मैच जिताए इन्होंने पाकिस्तान को? अच्छा, अब ये चीज़ हो गई। चले, टीम कॉम्बिनेशन आपको सही लगी इसमें फवाद भाई? बिल्कुल नहीं, नहीं ना? बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली। बिल्कुल कतई तौर पे सिलेक्शन कमेटी की भी गलती है, और कोचेज और मैनेजमेंट सबकी ही गलती है कि आपको पार्ट टाइम, देखिए पार्ट टाइम बॉलर्स में तो है ही बहुत बड़ा ब्लंडर जिसके साथ आप गए। आप 4 बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, आप वैसे ही रिस्क ले रहे हैं। बट हमें ना सबका जायजा लेना चाहिए, किसी एक की कोताही नहीं है। टीम अगर बुरा कर रही तो सबकी कोताही ना। स्टिल बिलीव कि ये टीम इतनी अच्छी है कि अगर इसे थोड़ा सा सिलेक्शन का बेहतर कर दें, आप 2-1 जीत सकते हैं। और 2-1 आपको ये सीरीज जीतनी चाहिए। मेरी नजर में तो पूरी सीरीज, उनकी टीम ही मौजूद नहीं है। आप देखिए, उनके मोहम्मद अब्बास लड़का आया ना, उनके सिस्टम की बात कर लें। जी आज जी लग जी। रहा था वो कि नया बच्चा है, पहली बार खेलने आ रहा है। आप ही के मुल्क से गया है बॉस। यस। आप तसव्वुर करें जरा कि एक बच्चा इस तरह से तैयार होकर आता है इंटरनेशनल क्रिकेट का, और उनके क्रिकेट का फर्क ही नहीं है। वो जिस तरह से आके खेला है, जिस तरह से बॉलिंग की है, ये हमारे ऊपर सवाल है कि हमारे सिस्टम से क्या बच्चा निकल के आगे पहले मैच में नजर आएगा? ये जो बाकी आपके यंग यंग लड़के T20 में खेल रहे हैं, इधर खेल रहे हैं, आपको फर्क नजर आया? बिल्कुल। वैसे फवाद साहब आया ना? जी फवाद साहब, वैसे एक बात मेरे जहन में आई अभी। ये तो प्लेयर्स हैं ना, वो अच्छा खेल रहे हैं, बुरा खेल रहे हैं, लेकिन जो सिलेक्टर्स हैं बेसिकली, जो टीम को सिलेक्ट करके, अपनी तरफ से तो कोई नहीं आ जाता ना कि जी मैं खेलना चाह रहा हूँ, मैं भी बैट पकड़ूंगा, या मैं खेलना चाहता हूँ, मैं बॉल करवाऊंगा। कोई महल्ले वाला क्रिकेट तो हो नहीं रहा है गली महल्ले में। लेकिन जो सिलेक्टर्स हैं, जो सिलेक्ट करने वाले हैं, उनकी क्या सोच होती है, क्या थॉट प्रोसेस होता है, क्या सोच के वो टीम सेलेक्ट करते हैं कि 4 अच्छा खेलने वाले रखो, बाकी जो है इस तरह से रख दो? कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होती, कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता, कोई मेरिट नहीं होता कि जी ये अच्छा खेलने वाली टीम को लेके जाएंगे तो मैच खेलेंगे। मतलब न्यूजीलैंड से कोई एक मैच जो हम जीते हों, मतलब कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी हो।
देखिए बात सारी ये है कि यहाँ तो हमने जो कुताही थी वो पकड़ ली, मैंने, फैसल ने, हम सारों ने, सिलेक्शन कमेटी की भी, मैनेजमेंट की भी। बट आप ये सोचें कि जो आपके पास से प्रोडक्ट निकल के आ रही है, जो खिलाड़ी निकल के आ रहा है, उसका फ़र्क आपको मैंने बता दिया ना फ़र्क, कि एक लड़का न्यूज़ीलैंड से आता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, भले उसने रन कर दिया, अगर रन नहीं भी करता, लेकिन जिस तरह से वो खेल रहा था, जिस तरह से वो बॉल कर रहा था, आपको पता चल रहा था ना, आपने 11 के 11 नए लड़के खिलाए T20 में, अभी भी आपके लड़के नए आ रहे हैं, क्या इस तरह से वो तैयार होके आते हैं? आप कहते हो कि जी यहाँ पर लर्न करेंगे। सर, आप प्रोफेशनल लाइफ में आके लर्न नहीं करते क्रिकेट में। आप जब टेस्ट क्रिकेट खेलने आते हैं, फर्स्ट क्लास के वनडे क्रिकेट खेलने आते हैं, T20 नेशनल, तो आप तैयार होके आते हैं। ये जो नेशनल टीम है, ये सिखाने की जगह नहीं होती। तो हमारी यहाँ जो प्रोडक्ट आ रही है वो इस काबिल ही नहीं नजर आ रही। अपने अपने शहरों से बहुत अच्छा कर रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बाज़ औक़ात अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हम जो क्रिकेट अपने यहाँ खेल रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल यस। पे कितनी उनके बराबर है या नहीं है, हम उसका अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे। और हम ये नहीं करेंगे तो ठीक है, न्यूजीलैंड से आप हार रहे हैं, वो अच्छी टीम है, आप हारते ही रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया से भी आप हारते रहेंगे, साउथ अफ्रीका से भी हारते रहेंगे, और आप अच्छा ज़िम्बाब्वे नहीं से करेंगे, हारते भी रहेंगे। खाकम बदन बांग्लादेश भी हारते तो हारती रहेंगे। रहती है ना। एब्सोल्युटली फवाद भाई, इट्स अबाउट द सिस्टम, और ये सिस्टम ही है जो मोहम्मद अब्बास जैसे लड़के को न्यूजीलैंड में ऊपर लेकर आता है, और सिस्टम ही है जो मोहम्मद अली को हमारे सिस्टम में ऊपर लेकर आता है, जहाँ पे वो डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल पे आके हम ढूंढ रहे हैं कि कब आखिर मोहम्मद अली अच्छी बॉलिंग करेंगे, कब आखिर शादाब अच्छी बॉलिंग करेंगे, कब आखिर बाबर रिजवान टीम को जिताएंगे। तो ये हमारी इंतज़ार तो इसी तरह तवील होता ही रहेगा जनाब। बिल्कुल ऐसा। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, अभी मैंने कहा कि ब्लैक मैजिक कर दिया हमारे ऊपर, ये ना हो कल को मेरा नाम लेके आगे बोल दें हाँ सही कह रही थी सोनिया, हम इसीलिए बुरा खेल रहे हैं, काला जादू हो गया हमारे ऊपर। तो ये एक मजाक वाली बात थी भाई, यानी आपसे सीरियसली काले ना जादू ले के लें। लिए राब्ता ना करें फिर। हाँ प्लीज़। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जनाब। कोल्ड क्रीम और रंग गोरा करने वाली क्रीमों के जिल्द पर मुज़र असरात का मामला जो है वो कौमी असम्बली तक जा पहुंचा है। कौमी असम्बली के वक्फे सवालात के दौरान रंग गोरा करने वाली क्रीम्स की बाज़गश्त सुनी गई। पीपल्स पार्टी की MNA डॉक्टर सोबिया ने कहा कि रंग गोरा करने वाली क्रीम्स पे मरकरी की मिकदार ज़्यादा होती है, जो जिल्द के कैंसर का बायस बनती है। ऐसे में वज़ीर मुमलिकत बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद मलिक ने जवाब दिया कि कॉस्मेटिक्स दो तरह की होती हैं, एक मेडिकेटेड होती हैं जो वजारत सेहत के ज़रिए ड्रैप के दायरे कार में आती हैं। तो क्या वाकई मरकरी की मिकदार ज़्यादा होने से जल्द के कैंसर का बायस ये तमाम क्रीम्स बन रही है? इस भी बात करेंगे। माहिर जल्दी अमराज डॉक्टर मुबश्शिर डाहा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। चले एक चीज़ ये हुई कि जो अताई क्रीम्स थी उनका जिक्र तो आया ना, क्योंकि इनको मैं अताई क्रीम्स ही कहता हूँ, जिस तरह अताई डॉक्टर होते हैं, और इनकी बातगश्त वहाँ सुनी गई है जहाँ सबसे ज़्यादा सुनी जाती है। तो डॉक्टर साहब थोड़ा बताएं कि आजकल जो क्रीम्स आती हैं साथ में लोगों को वाइटनिंग का चक्कर जो देती हैं, तो आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच मिस्टर फैसल, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपने डिस्कस करने के लिए आज मुझे इनवाइट किया है। लेकिन जो वाइटनिंग क्रीम है हमारे सब कॉन्टिनेंट रीजन में, पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान में, इवन के बांग्लादेश में, हमारे देश में हमारे लोगों को बहुत शौक होता है वाइट होने का, तो इसलिए वो डिफरेंट मेजर्स लेते हैं और शॉर्टकट भी ढूंढते हैं। अब जो हमारी वाइटनिंग क्रीम्स हैं, इनका प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसी कोई भी क्रीम नहीं है दुनिया में कि जिसको आप 2 दिन में लगाएं और तीसरे दिन आप गोरे हो जाएं। लेकिन सम सॉर्ट ऑफ ऐसे लोगों ने इस तरह के जो है फार्मूलाज ईजाद कर लिए हुए हैं। ईजाद से मुराद ये है कि ऐसी प्रोडक्ट बना ली हुई हैं जिसमें हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया, लेकिन वो ये है कि वाइटनिंग के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। जिस तरह आपने बात किया है कि वाइटनिंग क्रीम या रंग गोरा करने वाली क्रीम हमारी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन है, स्पेशली हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे लोगों को यह कंसेप्ट होता है कि हम अगर ये क्रीम फ्यू डेज़ के लिए यूज़ करेंगे तो हमारा रंग गोरा हो जाएगा। स्पेशली वो बच्चियाँ जिनकी शादी हो रही होती हैं तो शादी से कुछ अर्सा पहले ये क्रीम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो ही वो क्रीम इस्तेमाल करते हैं उसके 15-20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है, उनकी स्किन बहुत गोरी हो जाती है, उनको लगता है कि जी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं, और वो साथ वाले लोगों को भी रिकमेंड करते हैं। लेकिन एक्चुअल फैक्ट क्या होता है, इसमें ये होता है कि इन क्रीम्स में मरकरी होता है, स्टीरॉइड्स होते हैं, और इस तरह की प्रोडक्ट्स वो ऐड कर देते हैं जो कि स्किन की हेल्थ को बुरी तरह डैमेज करती हैं, और इन दी लॉन्ग रन जाके वो स्किन कैंसर की भी काज बनती हैं। हमारे पास जब प्रैक्टिस हम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने इस तरह की क्रीम्स लॉन्ग टाइम अगो इस्तेमाल की होती है। इन क्रीम्स का नुकसान ये होता है कि इन क्रीम के इस्तेमाल के बाद तकरीबन 7 से 8 साल बाद भी इनके इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाती है, स्किन थिन हो जाती है, स्किन की जो हेल्थ है वो डैमेज हो जाती है। फिर जब हमारे पास आते हैं उसको ठीक करने के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि इन क्रीम्स के इस्तेमाल के बाद स्किन को ठीक करना, इसको ट्रीट करना भी मुश्किल काम होता है। तो इसलिए आपके प्रोग्राम की वसात से मैं सबको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस तरह की कोई क्रीम करें,
रंग गोरा करने के लिए ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप 2 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में या महीने में गोरे हो जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी स्किन की हेल्थ बेहतर हो, बजाय इसके कि आप रंग गोरा। डॉक्टर साहब, ये जो क्रीम्स के हवाले से तस्करा हुआ है पार्लियामान में, उनमें मरकरी की मिकदार ज़्यादा होने का जिक्र भी हुआ है साथ साथ। तो कोई भी क्रीम अपने लेबल पर मरकरी की मिकदार तो सही नहीं लिखती, ऑब्वियसली, तो हम मिकदार ज़्यादा डाल रहे हैं, कम डाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोई तरीक़ेकार ऐसा है कि इनको आवाम के इस्तेमाल से पहले ही चेक कर लिया जाए ताकि आवाम तक मुज़र सेहत अशिया जो है वो पहुँचे ही नहीं? ये बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसमें होता यूँ है कि जो प्रोडक्ट बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, अब इस तरह में ना 2 तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। एक ये होती है कि जो हमारी कॉस्मेटिक्स में आ रही होती हैं। कॉस्मेटिक्स में जस्ट लाइक कोई लोशन बन रहा है, कोई क्रीम बन रही है, या कोई भी ऐसी चीज़ बन रही है कि जो हम कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जिस तरह से ब्यूटी पार्लर में या बाकी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, रूटीन के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होती हैं। तो उनको ऐसा चेक करने के लिए उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई मेडिकेटेड चीज़ है, जस्ट लाइक हम बात करते हैं कि कोई ड्रग बनती है, जिसमें हम बात कर लें कि कोई भी हमारी पैरासीटामोल है, कोई एंटीबायोटिक है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो बनती है, तो उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल है। ड्रैप हमारा एक इदारा है जो कि उसकी रजिस्ट्रेशन करता है, प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, उसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए उन चीज़ों की क्वालिटी को इंश्योर करता है, तब जाके वो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होती है, फिर वो लॉन्च होती है। लेकिन जो कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट्स हैं उनका इस तरह कोई सिस्टम नहीं है। फिर जो लेबलिंग की आपने बात की है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो ऑडियंस को पता होनी चाहिए कि लेबलिंग करते हुए जो लोग मर्करी यूज़ कर रहे हैं, जो लोग स्टीरॉइड यूज़ कर रहे हैं, तो वो कभी उसके ऊपर मेंशन नहीं करते। जो भी क्रीम ऐसी हो, जो भी सन ब्लॉक ऐसा हो जो विद इन डेज आपको गोरा कर रहा है, तो ये अंडरस्टूड बात है, उसमें ऐसी कोई ना कोई चीज़ है। लेकिन आप लेबल देखेंगे तो लेबल के ऊपर कभी भी ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं होगी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें मरकरी है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें स्टीरॉइड है, तो आप बताएं फैसल साहब, ना आप यूज करेंगे उसको, ना मैं यूज करूंगा। हाँ, लेकिन अगर उसके ऊपर ऐसी कोई, उसके ऊपर हम ऐसे प्रोडक्ट्स लिख देते हैं कि जो स्किन की हेल्थ के लिए बेहतर है, इसका रंग कोरा करने के लिए बेहतर है, तो फिर हर बंदा उसको यूज करना शुरू कर देता है। लेकिन एक्चुअली उसमें ये चीजें होती हैं, स्टीरॉइड्स, मरकरी और इस तरह की चीजें जो कि स्किन को डैमेज करती हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डा साहब। तो जनाब ये देख लिया आपने कि बाज़गश्त चलो चले पार्लियामेंट में तो हो गई है, अब सिर्फ तकरीर की हद तक न रहे, इस पर कार्रवाई हो ताकि लोग इससे बच सकें, क्योंकि बड़ी डेंजरस चीज़ है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बज़ाहिर तो आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा ये आपका इफेक्ट आ रहा होता है, बड़े खुश हो जाते हैं, तुम भी इस्तेमाल कर लो, रुकैया तुम भी इस्तेमाल कर लो, लेकिन उसके बाद जो स्किन का हशर होता है ना, वो मैं 2-3 लोगों को देख, वो मेरी एक मेट थी ना, उसके ऊपर। अच्छा चले, तब तक ये हम फाइंड आउट करते हैं कि रुकैया को ना, आप एक ब्रेक ले, ब्रेक के उस पर जब हम आएंगे तो एक और बहुत अहम मामला आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले रमज़ान स्पेशल में खुश आमदीद। बड़ी देर की मेहरबान आते आते सिंध हुकूमत का अहम शाहराहों और तिजारती मराकज़ के अतराफ़ की सड़कों की बहाली के लिए बड़ा इक़दाम एक सामने आया है। कराची की आम शाहराहों और बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स के क़याम का ऐलान किया गया है, जिसकी सरबराही जो है वो करेंगे मेयर कराची। शारा फैसल, शारा कायदीन, शेरशाह सूरी रोड, शहीद मिल्लत रोड, कारसास रोड, अब्दुल्ला हारून रोड से शारा फिरदौसी, आया चंद्रीगढ़ रोड को तरक्याती कामों के लिए मुंतखब कर लिया गया है। यानी अब कराची की अहम शराहें जल्द सफाई और तजावुज़ात जैसे बड़े बड़े मसाइल से छुटकारा पा लेंगी। मज़ीद सिंध हुकूमत की खुसूसी टास्क फोर्स कौन कौन से इदारों के साथ मिलकर बड़े बड़े मसाइल का सामना करने वाली हैं, इसी हवाले से हम मज़ीद बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सादिया जावेद, जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं। सादिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले तो हम तारीफ़ करना चाहेंगे इस इक़दाम का कि भाई बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से। सादिया साहिबा, आप ये बताइए कि ये जो टास्क फोर्स तश्कील दी गई है, इसमें कौन कौन से इदारे शामिल हैं, कौन कौन सी फोर्सेस शामिल हैं, कितने लोगों की है, कितने लोगों पर मुश्तमिल है ये, थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपके चैनल के तवस्सुस से सारी दुनिया में मौजूद मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद। ये जो टास्क फोर्स बनी है, ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मेयर कराची बनी है। इसमें लोकल गवर्नमेंट, पीएनडी और इसके अलावा पुलिस, कंटोनमेंट बोर्ड्स, DHAs के तमाम लोग जो हैं वो शामिल हैं।
तमाम टाउन के एमसी, तमाम डीसीज जो है वो इसमें शामिल हैं। तो ये जो है काफी सारे लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे शहर के मामलात को देखना है। और कराची का एक अलमिया, मैं हमेशा से कहती हूँ कि ये है कि कराची जो है वो अंडर वन अम्ब्रेला नहीं है। कराची के मेयर के अंडर 37% इलाका आता है, उसके बाद टाउन्स हैं, उसके अलावा कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, कुछ रेलवे के हैं, कुछ केपीटी के हैं। तो इसलिए सबको कवर करने के लिए जो है वो हमने इसमें जो टास्क फोर्स बनी है कमिश्नर कराची और मेयर कराची के अंडर, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को डाला गया। अच्छा सादिया साहिबा, जैसे कि ये टास्क फोर्स बनाई गई है, इसमें एंटी इंक्रोचमेंट का डिपार्टमेंट भी है, इसमें सीबीसी भी है। पहले तो मेरा एक सवाल ये है कि कराची के रोड्स के इतने मल्टीपल इश्यूज़ हैं कि एक सड़क है, उसके साथ में शॉपिंग प्लाजा है, वो सड़क टूटी हुई है, उसको एक और डिपार्टमेंट देखेगा। उस सड़क पे ठेले पथारे खड़े हैं, उसको कोई और डिपार्टमेंट देखेगा। और ठेले पथारों के बाद उस पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, उसको एक और डिपार्टमेंट देखेगा। तो लेकिन ये सारे डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं सादिया साहिबा। सवाल ये कि टास्क फोर्स बताने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या ये तमाम तरह इदारे काम नहीं कर रहे? नहीं, देखिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का फुकदान हमें लगा कि है। क्योंकि जैसे रोड की पाइप वाटर लाइनिंग के लिए खुदाई कर दी गई, अभी केएमसी ने रोड बनाई, ठीक है, या सिंध गवर्नमेंट ने रोड बनाई, और फिर केएमसी वाटर बोर्ड वाले आए, उनको कोई सेवरेज का काम करना था या उनको वाटर लाइन पे काम करना था। वो जो था वो उनको जो है उन्होंने खुदाई कर दी। अब इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी थी, तो जाहिर सी बात है इसीलिए ये टास्क फोर्स बनाई गई कि तमाम इदारे कोऑर्डिनेशन के साथ और म्युनिसिपल्स, डीसीज के साथ जो है जो काम किया जाएगा, जो आप निशानदेही कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अच्छा, वैसे ये फोर्स कितने लोगों पर मुश्तमिल है? क्योंकि आपने तो बहुत ही वसी एक चीज़ बता दी है कि सारे डीसी, तो ये मतलब काफ़ी लोग इसमें शामिल हैं। तो ये काम कैसे करेगी फिर ये देखिए, डेफिनेटली कराची शहर भी बहुत बड़ा है। जो मरदूम शुमारी के हिसाब से इस शहर का नंबर है, वो मुझे और आपको यकीन है कि वो इस शहर का नंबर नहीं है जी। आबादी उससे कहीं ज्यादा है, और आबादी का इन्फ्लक्स भी सबसे ज्यादा है पाकिस्तान में इस शहर में। तो इस शहर के मसाइल भी बहुत बड़े। तो जाहिर सी बात है जितने टाउन्स हैं वहाँ जो काम हो रहा है, उनकी कोऑर्डिनेशंस के लिए वहाँ के म्युनिसिपल्स और जिस डिस्ट्रिक्ट में काम हो रहा है वहाँ के डीसीज की ज़रूरत होती है। तो इसलिए सबको ऑन बोर्ड रखा गया है और कोऑर्डिनेशन बेहतर करने के लिए ये काम किया गया। अच्छा, तो ये मैं समझूं कि काम को स्मूथ बनाने के लिए और तमाम तरह स्टेक होल्डर्स को एक बैनर के लिए, इसके लिए सादिया साहिबा क्या एक कोई अलग से बजट एलोकेट किया गया है या फिर ये उसी मामले में रहते हुए किया जाएगा? अच्छा, उन्हीं चीजों में रहते हुए किया जाएगा? कोई नया बजट एलोकेशन नहीं है। ऑलरेडी केएमसी के पास अपनी फंडिंग है, पीएनडी डिपार्टमेंट अपने प्रोजेक्ट्स पे शहर में जो काम कर रहा है सिंध गवर्नमेंट के तहत, वो लोकल गवर्नमेंट की अपनी वो है, टाउन्स के पास अपना बजट है, यूसीस के पास अपना बजट है। उसी बजट को बेसिकली कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए, क्योंकि देखिए काम होता है, ये नहीं कहा जा सकता कि काम नहीं किया जाता, काम होता है, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि जी वाटर एंड सेवरेज वाले पहुंच गए, उन्होंने खुदाई कर दी, 2 दिन पहले रोड बनी थी, वो रोड फिर से टूट गई। और सादिया साहिबा, दिस इज वन ऑफ द इश्यूज ना, दिस इज वन ऑफ द इश्यूज। हमारे यहाँ तो इश्यूज बहुत ज़्यादा मल्टीपल हैं और उनमें से एक इशू है, एक तो हमने खुदाई करके लाइन डाल दी, वो अलग चीज़ है। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि वो जो सड़क है जो कि डलती है और डलने के बाद वो फिर उधड़ जाती है 6 महीने बाद, तो वो वाले मामलात भी देखे जाएंगे। पडल्स क्रिएट हो जाते हैं, छोटे छोटे पॉटहोल्स क्रिएट हो जाते हैं, जो कि बाइक चलाने वालों के लिए, बाइक चलाने वालों की कमर तो मतलब कि ख़त्म हो जाती है ना। तो ये छोटे छोटे, अच्छा अब ये आपस में किस तरह काम करेंगे, क्या और क्या इनमें
क्या आपने शहरियों को भी इनसे मुंसलिक करने के लिए कोई दायरा इख्तियार बनाया है? क्योंकि देखिए महकमे तो अपने अपने काम कर ही रहे थे, इससे पहले भी वो जैसा कर रहे थे वो भी हमें पता है। अगर फर्ज कीजिए आज गुलिस्तान जौहर की मेरी सड़क टूटी हुई है, ऑल दो ये भी क्लियर शायद मैं कर जाऊँ और ये भी मुझे मेरी तस्दीक कर देगी गुलिस्तान जौहर शायद मेयर के अंडर नहीं आता, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि अगर गुलिस्तान जौहर की एक सड़क जो है समामा के सामने वाली वो उधड़ी हुई है, ऐसे जैसे 1000 साल से नहीं बनी, और मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ इस टास्क फोर्स से कि भाईजान ये आके ठीक कर दें, तो एक आम शहरी कैसे कर सकेगा वो? बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक पोर्टल इसमें ज़रूर ऐड होना चाहिए सिटीज़न पोर्टल के तौर पे, कि किसी को जैसे कि आपको कंप्लेन है या मुझे कंप्लेन है, तो वो ऐड करने के लिए मुझे नहीं लगता इस वक्त वो है। इसमें आपकी एक अच्छी तजवीज़ है, वो ऐड करना चाहिए। मैं मेयर साहब से बिल्कुल बात करूंगी कि जो अवाम नास को ज़ाती तौर पर कोई अगर शिकायत है, कोई सड़क का प्रॉब्लम है, कोई सीवरेज का प्रॉब्लम है, कोई फुटपाथ टूटा हुआ है, और अगर वो कंप्लेन करना चाहते हैं तो इसमें पोर्टल ऐड किया जाए। क्योंकि सादिया साहिबा आम आदमी को ज्यादा पता होता है, उनको पता है कि जी उनके कहाँ सड़कें अंदर, तो अगर जी ये बहुत ही अच्छा सजेशन है जो इस वक्त फैसल की तरफ से आया है कि अगर आप टास्क फोर्स को कोई हेल्पलाइन दे दें, कोई एक नंबर जिस पर हम उन्हें बता सकते हैं, मोबाइल है अब तो, मोबाइल मीडिया दे दें, सोशल मीडिया कुछ ना कुछ दे दें कि कनेक्टिविटी होने से आप लोग को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, इससे अच्छी निशानदेही होगी और उससे हमें भी फायदा होगा और वो उस इलाके मोहल्ले के लोगों का भी फायदा होगा कि, और अगर वो ये भी कंप्लेन, मेरा ख्याल से वो ये भी कंप्लेन कर सकें कि अगर बेहतर काम नहीं हुआ है तो वो भी कंप्लेन कर सकें। अच्छा, दूसरी आपने फैसल बात की थी कि जो रोडे बिल्कुल ठीक है, बरसात के बाद पिछली दफा कराची की रोडों का हाल बहुत बुरा हुआ था, इसमें कोई शक की बात नहीं है, जिसका नोटिस भी लिया गया था। और इंशाल्लाह इस दफा कराची की सड़कों पर जो भी काम केएमसी या सिंध गवर्नमेंट के तहत होगा उससे ये कंप्लेन नहीं आएगी। उन ठेकेदारों के खिलाफ एक्शन हुआ था जिन्होंने वो काम किया था, तो इंशाल्लाह इस दफा कंप्लेन नहीं आएगी, शिकायत नहीं आएगी। और एक चीज़ मैम, हो सकता है थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हम जा रहे हो, लेकिन क्योंकि आपकी मौजूदगी है तो उसका मैं ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहूँगा। आजकल हम देख रहे हैं चाहे वो जो अंडरपास बना है जौहर में उसमें पेवर लगा, या फिर सफारी पार्क के पास जो एक सड़क होती है समामा के ब्रिज और सफारी पार्क के बीच में, उसमें पेवर लगाया गया। तो ये पेवर जो होता है ये क्या कॉस्ट फ्रेंडली है, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि गाड़ी वाले जो है ना हजरात, वो उस अंडरपास से गुजरते हुए खुश नज़र नहीं आते, बबलिंग बहुत होती है, तो पेवर लगाने का क्या है कि वो जज्ब कर लेता है पानी ज़्यादा, या क्या मामला है? देखिए, मैं टेक्निकली इंजीनियर नहीं हूँ और इस बारे में मेरी वाकई मुझे वो नहीं है। मैंने ट्रैवल ज़रूर किया है, उस अंडरपास से भी बिल्कुल किया है, और समामा वाले सड़क से भी किया है। आपकी बात सही है, लेकिन मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन कि आई शुड रिप्लाई कि वो मतलब बजट फ्रेंडली है या क्या वजूहात है। जी सादिया साहिबा, वक्त की बहुत किल्लत है, लेकिन उसके बावजूद मैं सवाल नहीं कर रही हूँ आपसे, लेकिन एक सजेशन आपने कहा ना कि हम बताएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। कराची कूड़स्तान में भी तब्दील हो चुका है। एयरपोर्ट पे जैसे ही प्लेन लैंड करता है तो आगे से उतरते ही एयरपोर्ट के फौरन बाद से कूड़ा करकट शुरू हो जाता है। जहाँ सड़कें बनवाई जा रही हैं, प्लीज आप लोग कराची को साफ करने पर भी कोई तरजीह दें। नहीं जी, जो टास्क फोर्स बनी है उसको, जो टास्क फोर्स बनी है उसका उसमें ये भी शामिल है कि कराची की तज़ीन और आराइश जब भी होगी, जब सफाई होगी, आप बेफिक्र हो। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहबा, तर्जुमाने सिंध ने बहुत अच्छी बातें की, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। सो बहुत अच्छी बात है फैसल, अगर ऐसा होता है तो ये टास्क फोर्स जो है वो टास्क में कितना सक्सेसफुल होती है। एक ब्रेक लेकर उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। बोल के
के ज़ायक़े में एक मरतबा फिर आप सभी को खुशामदीद। जैसा कि आपको सभी को पता है, क्यों ना पता हो, पूरे महीने पूरे रमज़ान आपके सामने बनाए हैं तरह तरह के पकवान जनाब। तो हमारा जो ये सेगमेंट होता है इसमें हम बनाते हैं झटपट पकवान, और ये पकवान सजाने में, ये टेबल सजाने में हमारा साथ देते हैं डालडा। जहाँ मामता वहाँ डालडा। 80 सालों से ज़ायद तमाम माओं का भरोसा और एतमाद डालडा पर ही है। डालडा दे रहा है ईद से पहले ही ईदी 250 रुपये तक की ज़बरदस्त बचत, और डालडा लेकर आया है इस रमज़ान ज़बरदस्त पैकेजिंग। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त बॉटल्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब थ्रू आउट द ईयर आपको यही बॉटल्स जो हैं वो मार्केट में मिलेंगी, अवेलेबल होंगी। प्लास्टिक बॉटल्स हैं, बड़ी वाली, छोटी वाली हैं। इसके अलावा ये देखिए पाउच है जो मैं आप लोगों को रोज़ाना ही दिखाती हूँ। एक तो खूबसूरत इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले तो मैं उसकी तारीफ़ करना चाहूँगी। कलर कॉम्बो बहुत ज़बरदस्त है, और ये हार्ड पैकेट हो गया है, तो अब ये गिरेगा भी नहीं। आपने यहाँ से सिर्फ इसको खोल कर इस्तेमाल करना है और फिर अपने किचन में वापस ऐसे करके रख देना है। दूसरी चीज़ जो मैं पर्सनली इंडोर्स करती हूँ उनका ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो कि बहुत ही मुफीद है आपकी हड्डियों के लिए, आपके दांतों के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए। तो जब ये रमज़ान ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि अब तो देखिए माशाल्लाह 1 या 2 ही रोज़े रह गए हैं, रमज़ान ख़त्म होने को है, ईद की आमद है। उसके बाद बच्चे बड़े आपके सारे फैमिली मेम्बर्स को 1 टीस्पून आपने थ्राइस अ वीक मिनिमम देना ही देना है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यकीन जानिए। सो जनाब ये है डालडा, और डालडा के साथ साथ हमारा साथ दे रहे हैं सबरूसो। सबरूसो कभी भी अपनी चिकन पे, अपनी क्वालिटी पे, अपनी पैकेजिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। सबरूसो के लातादाद प्रोडक्ट्स हैं, वास्ट वैरायटी है। अगर आप मार्केट जाएं और सबरूसो का फ्रीज़र देखें, खोलें, तो मेरे ख्याल से अगर आप साल भर भी इनका एक एक प्रोडक्ट पकाएं तो ख़त्म नहीं होगा। और ज़बरदस्त जायका है। फ्रोज़न प्रोडक्ट्स हों, पराठे हों, कचौरियाँ हों, समोसे हों, कुछ भी हो, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स हैं। हमने खुद इनके प्रोडक्ट्स के साथ आपके सामने रोज़ ही तकरीबन खाने बनाए हैं, और क्या ही आफत खाने बने हैं माशाल्लाह। लोग उंगलियां चाटते रह गए। टीम से माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आया, आप लोगों का बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक आया। आज भी हम जो क्रीमी चिकन स्क्यूअर्स बनाने वाले हैं वो भी हम इन्हीं के चिकन को यूटिलाइज़ करेंगे। और लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, मरहबा शरबत गुलबहार। जहाँ प्यार वहाँ शरबत गुलबहार जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करता है। ये सिर्फ जड़ी बूटियाँ ही नहीं बल्कि फलों और फूलों के अर्कियात से भी तैयार करता है। ऑर्गेनिक सिरप है, रिफाइंड शुगर इसके अंदर साथ में शामिल होती है। अगर आप चाहें तो आप इसको शुगर के साथ बनाएं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि जितनी बार भी हमने इसको इस्तेमाल किया हमें कोई शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बड़ा ही मुनासिब मिकदार में मीठा पड़ा हुआ है, और आज भी हम इसका शरबत बनाने वाले हैं। और साथ साथ जो अनाउंसमेंट मैं डेली बेसिस पर करती हूँ वो भी मैं करने वाली हूँ। अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई है शेफ़ छुपा हुआ, आप बहुत अच्छा खाना बनाना जानते हैं, या कोई छोटी मोटी डिश जो भी आपको लगता है आप ज़बरदस्त बनाते हैं, उसको वीडियो की सूरत में उसका कंटेंट क्रिएट कर आप भेज सकते हैं। आज आखिरी दिन है भेजने का, ये भी मैं बता दूं, आज लास्ट डे है। आप जितना भी अच्छे से सबमिट कर सकते हैं अपनी वीडियोस को कंटेंट की सूरत में बना के, खाना पकाते हुए कोई रेसिपी। आपने देखा होगा फूड ब्लॉगर्स वगैरह बनाते हैं, जिस तरह से इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं, उस तरीके से झटपट आपने बनाकर बस हमें भेज देनी है। बोल के फेसबुक पेज पर आपको हमें इनबॉक्स कर देना है या अपलोड कर देना है और हमें बता देना है। अगर आपकी रेसिपी हुई सिलेक्ट तो मरहबा की जानिब से आप जीत सकेंगे ये बाइक, जो यहाँ पर पूरे थ्रू आउट रमज़ान आपने देखी है। जी हाँ, ये बाइक जो आपको दिखाई दे रही है ये आपके घर जा सकती है। चुन्नू मुन्नू पप्पू इसके ऊपर सवार होकर घूम फिर सकते हैं, आप अपनी बेगम को लेकर इसके ऊपर ड्राइव अराउंड कर सकते हैं। तो ये बाइक आपके घर जा सकती है। और साथ में दूसरे नंबर पे जो रेसिपी पसंद आएगी उसको जाएगा ये एलईडी टीवी। ये एलईडी अपने घर में लगाइएगा, उसके बाद बोल न्यूज़ आप इस पर बैठ के देखिएगा। रोज़ाना दुनिया बोल है, जब रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम सुबह आएंगे 9 से 11, तो दुनिया बोल है आपने इस एलईडी पे बैठ के देखना है, तस्वीर खींचकर हमें भेजनी है। सो ये खैर मजाक की बात थी। तो आप लोग अगर समझते हैं कि आप अच्छा सा वीडियो कॉन्टेंट क्रिएट कर सकते हैं तो आप प्लीज़ भेज दें। आज लास्ट डे है, कल मोस्ट प्रोबेबली हम अनाउंस करेंगे इसके विनर्स को। अच्छा जनाब, अब आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। आज समझे, हाँ, आज जो रोज़ा है उसके बाद कल एक आखिरी रोज़ा 99.9% जो है वो कल आखिरी रोज़ा एक्सपेक्टेड है। तो आज और कल जो रेसिपी है वो ईद के हवाले से ही है, और जो पहले भी मैंने बनाई थी, क्योंकि ईद की आमद है तो ज़रा अच्छी डिशेज़ हों, ज़रा डिफरेंट स्टाइल की डिशेज़ हों तो ज़रा मज़ा भी आता है। अच्छा जनाब, जो आज की डिश है क्रीमी चिकन स्क्यूअर्स ये होते हैं, इसके अंदर हम अपनी चिकन लगाएंगे। अच्छा, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सबरूसो की बोनलेस चिकन, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वक्त कम होता है
ये देखिए, ये मैंने बॉईल करके रखी हुई है, और बॉईल भी मैंने इसको ऐसे किया है कि ये तकरीबन 70%, 75%, 70% बॉयल है, ताकि जब मैं इसे फ्राई करूं तो ये झटपट पक जाए, क्योंकि फिर यहाँ पे सबको खिलाना भी होता है ना, सब यहाँ पे खाते भी हैं माशाल्लाह शौक से, तो हम इसको ऑलमोस्ट डन करके रखते हैं। लेकिन जब आप घर में बनाएंगे तो आप इसको वैसे ही ले लीजिएगा रॉ, लेकिन अगर आपको भी जल्दी हो बनाने की तो मैं ये टोटका पहले भी बता चुकी हूँ। कोई भी चिकन आप जब बना रहे हों और आपको जल्दी बनाना हो तो 1 घंटे पहले उसको धोकर 1 टीस्पून सिरका, हाफ टी स्पून नमक और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर आप उसको रख दीजिए घंटा भर के लिए, और जब आप उसको फ्राई करेंगे तो वो ऐसे चुटकियों में तैयार हो जाएगी। तो ये है सोनिया आपा के टोटके, और ये हमने थ्रू आउट रमज़ान जहाँ जहाँ हमें इस तरह का कुछ पेश आया तो हमने इस टोटके को भी जो है वो यूज़ किया है। अच्छा जनाब, इसके अलावा चिकन में जो चीज़ें जाने वाली हैं वो जाएगा दही, 1 kg चिकन है ये बोनलेस, तो इसमें जाएगा 1 प्याले के करीब दही। ये देखें, ये फ्रेश दही है, ये कोई डिब्बे वाला या पैकेट वाला नहीं है, ये हमने फ्रेश दही मंगवाया हुआ है। इसमें ज़रा खट्टा अच्छा होता है जो ये फ्रेश वाला होता है। अच्छा, इसके अलावा जाएगा इसमें चिली का, ग्रीन चिली का पेस्ट। ये देखिए, हमने इसके अंदर हरी मिर्चों में थोड़ा सा पानी डाल के इसको पेस्ट की सूरत में बना के यहाँ पे रख दिया है। साथ में शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका नमक, और उसके साथ शामिल होगा लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बॉईल करते वक्त ज़रा सा डाल दिया था तो हम इसमें कम डालेंगे। अच्छा, साथ में जाएगी ये जनाब क्रीम, ये भी मैंने 1 पैकेट ले लिया है, क्योंकि थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे क्रीम को और बाकी डेकोरेशन पर्पज़ के लिए। साथ में जाएगी इसमें ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स या रेड चिली यानी कि कुटी लाल मिर्च या लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं करना है इसके अंदर प्लीज़। अगर आप फिर भी चाहते हैं टेस्ट और इन्हांस करें तो वाइट पेपर ऐड कर दीजिएगा, लेकिन ये वाइट ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली के साथ ही बनेगा। अच्छा, उसके अलावा ये ना एक चटनी के साथ सर्व होता है, दही की चटनी के साथ, तो मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ी देर में रेसिपी कार्ड आ भी जाएगा। उसमें हम डालेंगे जी दही, 1 प्याली दही की ज़रूरत होगी, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, और हस्बे ज़ायका नमक इसके अंदर जाएगा। ये दही की चटनी जो है वो इसके साथ बना के रखी जाती है, जो बहुत मज़े की होती है। आप ये मैरिनेट करके रात से रख सकते हैं इन, और ये मार्केट में स्क्रूवर्स जो हैं आराम से मिल जाते हैं। कहाँ से खुलेगा भाई? खुल ही नहीं रहा, अटक गया है, या मैं गलत खोल रही हूँ? कहाँ से खुलोगे भाई तुम? चलिए कोई बात नहीं, हम छुरी से खोल लेते हैं इसको। मुझे इसका वो सिरा नहीं मिल रहा कि जहाँ से ये खुलेगा, तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रही हूँ कि ये मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होते हैं, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये देखिए, ये हर जगह अवेलेबल होते हैं डिफरेंट साइज़ में। ये बड़े वाले हैं, इसके हाफ़ साइज़ के भी आराम से मिल जाते हैं। ये देखिए, इसमें आगे से नोक होती है जिसके थ्रू आप यहाँ से चिकन डाल के, यहाँ वो आपने देखा होगा ना शाशलिक स्टिक्स मिलती हैं, ये वही वाली चीज़ होती है कि आपको हर जगह ईज़िली मिल जाती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप परेशान हो। अगर आप चाहें ये बहुत लंबी है तो आप इसको 2 टुकड़ों में करके डबल भी कर सकते हैं। अच्छा जनाब, साथ में मैंने रखे हुए चपली कबाब। मैं रोज़ाना कोशिश करती हूँ कि चपली कबाब, शायद मुझे टाइम मिल जाए, मैं सबरूसों के ज़बरदस्त वाले यमी चपली कबाब बना सकूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा टाइम ओवर हो जाता है। और आज भी मुझे लगता है क्योंकि हम मरहबा शरबत बनाने वाले हैं तो शायद टाइम ना मिले, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, इफ्तार के वक्त तल लेंगे हम इसे। चलिए जी, हम चलते हैं रेसिपी की जाने बढ़ते हैं। आज मुझे कुछ हुआ हुआ है, पता नहीं क्या, आज ज़्यादा मैं खुशी हो रही है मुझे ईद की। असल में ऐसा होता है मेरे साथ, जब ईद की आमद होती है मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ ईद की तैयारियों में, किचन के लिए। मुझे बड़ी खुशी, मैं इन ट्रेडिशंस को बहुत एक्नॉलेज करती हूँ और मुझे बहुत पसंद है ये चूड़ियाँ, मेहंदी, मिठाइयाँ, क्योंकि मुसलमानों के 2 त्यौहार होते हैं ये। तो मुझे लगता है ये 2 त्यौहार जब हम इतने इंथुजियाज़म के साथ, जज्बे के साथ, जोश के साथ मनाएंगे तो जो हमारे छोटे हमें देख रहे हैं वो इसी तरह से लर्न कर सकेंगे। एनीवे, चलें, ये देखिए जनाब, ये चिकन मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये देखिए जनाब, ये चिकन चला गया है। अच्छा, बाकी का मुझे चाहिए होगा 1 आधा चम्मच। अच्छा, ये देखिए, ये बोनलेस है सबरूसों की, और आप अगर चाहें तो इसको इसी तरीके से हाफ डन करके रख सकते हैं, चाहे तो कच्ची चिकन में लगा दें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें ये सारा चिली का पेस्ट जो मैंने आपको बताया पानी डाल के जो हमने बनाया है, ये सारा चिली का पेस्ट डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं, ये सारा पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें, अगर आपको लगता है ज़्यादा आपको खाना है तो आप थोड़ा और भी बना सकते हैं। इसके अंदर तकरीबन 6 से 7 मिर्चें थीं, और आपको ज़्यादा डालना है आप ज़्यादा बना लें, वो इट डिपेंड्स। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम। ये जनाब इसमें चला गया लहसुन,
तो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखाए थे इस वक्त, दही, क्रीम और जो भी सारी चीज़ें थी, वो सब की सब मैंने उस चिकन में डाल दी हैं और मैंने उनको कर लिया है मिक्स। और मैं मिक्स ही कर रही थी, इतने में आप लोग वापस आ गए। ये अगर कैमरा फोकस करे, क्योंकि वो ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर जो है इसमें ऐड है, तो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा कि जिसका जो ग्रीन कलर है वो ग्रीन चिली की वजह से हो गया और हमें यही चाहिए था। अच्छा, अगर आप लोगों को मैं अभी भी कहूँगी किसी को ज़रा ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो प्लीज़ आप इसमें वाइट पेपर और ऐड कर लीजिएगा या ग्रीन चिली का ही इस्तेमाल बढ़ा दीजिएगा। हमें यही कलर रिक्वायर्ड था, हमें लाल रंग नहीं चाहिए इसके अंदर कि आप लोग सोचें कि थोड़ा सा चलो हम कुटी हुई मिर्च या ये फलाना चाट मसाला ऐड कर लें। नहीं, जो चीज़ जो रेसिपी जैसी होती है ना मेन, उसको पहले वैसे ही रख के बनाइए। जब आप एक बार आपको लगे कि हाँ ये बहुत अच्छी थी या इसमें ये फलानी चीज़ की कमी थी, फिर आप अपनी रेसिपी को मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। ये देखिए, अपने घर वालों के टेस्ट के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लिया जाता है। अच्छा, अब ये देखिए जनाब, ये हो गया है और इसमें हम ये करना शुरू करेंगे। जब तक मैं ये लगा के रख लेती हूँ। क्रीम बस मैंने थोड़ी सी डाली है और आधी क्रीम डालकर और आधी क्रीम मैंने बचा ली है। ये मैं आपको बता दूँ, जो बची हुई क्रीम है ये इसके ऊपर जाएगी। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी बड़ी स्टिक्स हैं। ये बस आपने ऐसे अंदर लगाना है चिकन को। इधर फोकस करके दिखा दीजिए। ये देखिए, ये बस जाती जाएगी। ये आपने इस तरह से करते जाना है और ये बहुत बड़ी स्टिक्स हैं, तो इसलिए ये मेरे ख्याल से मेरे फ्राइंग पैन में भी नहीं जाएंगी। हम इसको थोड़ा सा तोड़ना ही पड़ेगा। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये आराम से जा सकेंगी, ये बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। अच्छा, ये देखिए, ये आप इस तरह से लगाएं। अच्छा, वो भी आप थोड़ा सा कर सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि थोड़ा ऐड ऑन करना है तो आप शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा ऐसे पीछे से तोड़ूंगी, वरना फिर मैं अपनी चिकन को फ्राई नहीं कर सकूंगी, इसलिए मैं इसको तोड़ रही हूँ। आप छोटे से साइज़ में अगर लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए कि छोटा वाला साइज़ ले लें। या अगर आपके पास कोई बड़ी कढ़ाई है और अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना इसके अंदर अगर एक एक शिमला मिर्च भी ऐड, ये मेरा सजेशन है, इट्स अप टू यू, क्योंकि हम बनाते रहते हैं तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि चलो ये भी ऐड कर लेते हैं, यूँ भी कर लेते हैं। ये सजेशन है आप लोगों के लिए। आप ये कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा शिमला मिर्च का एक एक टुकड़ा लगा सकते हैं, तो ये ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। अब क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और हो सकता है कि हम दोबारा लाइव कट पे चले जाएं, तो अगर ओहो मेरे दुपट्टे पे आ गई, तो कोई बात नहीं। अगर हम दोबारा लाइव कट पे चले जाएं तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप हमारे बोल के YouTube पेज पे जाके ये रेसिपी देख सकते हैं और उसके अलावा हमारा फेसबुक पेज भी है जो बोल का, वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी ये रेसिपी लग जाएगी। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि जब ये आप बनाएंगे इसको, जो रॉ फॉर्म में जो आप चिकन लेंगे तो उसको आपने मैरिनेट करना है 2 आवर्स के लिए फॉर श्योर। मतलब ऐसे नहीं कि लगाया और आपने बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे तो देखिए टाइम की कमी के बायस मुझे हर चीज़ आपके सामने करके देनी होती है, तो इसलिए मैं यूजुअली हाफ़ डन करके रखती हूँ ताकि आपके सामने मैं बना लूँ। और तो आप लोगों को ये करना है कि आप इसको 2 घंटे के लिए एटलीस्ट इसको मैरिनेट करेंगे, फ्रिज में रखेंगे, बाहर नहीं छोड़िएगा प्लीज़। और अगर आप चाहें, जैसे अब कल कोई दावत है या आपको हस्बैंड को या बच्चों को लंच में देनी है, तो आप इसे रात को मैरिनेट करके रख दीजिए और फिर आप इसको दूसरे दिन इस्तेमाल कीजिए। देखिए जितना अच्छा इसको आप मैरिनेट करेंगे उतने ही जायकेदार ये चिकन बनेगा। तो इसके ऊपर जो है बड़ा डिपेंड करता है कि आप जो है इसको कितना मैरिनेट कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ टाइम नहीं होता मैरिनेशन का, तो फिर हम इसको इस तरह से करते हैं। मैं ज़रा मोटी वाली बोटियाँ पकड़ रही हूँ ताकि फिर मैं इजीली उसको फ्राई कर सकूँ। अच्छा जनाब, ये 5 स्टिक्स जो है मैंने बना ली हैं। अब मैं हाथ धो के इनको फ्राई करना शुरू करती हूँ और साथ साथ में बनाती भी जाऊँगी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ट्रस्ट मी। और हम शुरू कर रहे हैं, जब मैं तलना शुरू करूँगी और साथ साथ फिर मैं क्या कहते हैं करती भी जाऊँगी स्टिक्स को। अभी हमारे पास रेसिपी कार्ड आ गया है या नहीं आया है? रेसिपी कार्ड हमारा है अभी। अगर आ जाए रेसिपी कार्ड तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं उसी वक्त इसको कर सकूँगी। अच्छा, मैं 2-3 जब तक ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैं तोड़ के रख रही हूँ अपने पास 1-2, ताकि मैं और भी इसके साथ फ्राई कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास डिश बड़ी है तो उसमें आ जाएंगी 5 से ज़्यादा। और आपने इसकी प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है भाई। जैसे कोई बड़ा थाल टाइप हो, कोई अच्छी सी कोई डिश हो, उस पर आप लगाएं क्या कहते हैं
सैलड लीव्स लगाएं, उस पर आप कोई और अच्छी सी कोई चीज़ लाइक अनियन रिंग्स रखें, टोमेटोज़ रखें, आप जो लगा सकते हैं आप लगाएं उसके ऊपर, वो बहुत खूबसूरत लगता है। इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ और साथ साथ मैं आपको सजेशंस देती रहती हूँ। अच्छा जनाब, इसमें जाएगा डालडा का ऑयल। डालडा ऑयल जहाँ मामता वहाँ डालडा, आप देख सकते हैं। अब इसमें जा रहा है ऑयल, क्योंकि हमें करनी है डीप फ्राई। इसका फ्लेम इधर उधर हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए तो मुनासिब रहेगा। अच्छा, अब ये जा रहा है इसके अंदर तेल, जहाँ मामता वहाँ डालडा। ये आ गया। मैं इतना तेल डालना चाह रही हूँ इसके अंदर कि ये डूब जाएं। तेल के इश्क में ये चिकन डूब जानी चाहिए ताकि बहुत अच्छी से फ्राई हो जाए। ये देखिए अब ये डूब गई है। ये मेरा ख्याल है इतना सफिशेंट होना चाहिए। मैं अपने हाथ थोड़े से साफ़ कर लूँ। अच्छा जी, अभी ये हो रही है। अभी जैसे ही तैयार हो रहा है, जब तक तेल जा रहा है, गरम हो रहा है, मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी में एक दो और लगा लूँ इसके अंदर। और साथ साथ हम बनाएंगे शरबत, वो है शरबत गुलबहार मरहबा का, जो कि फलों फूलों और जड़ी बूटियों के अरक़ियात से तैयार करदा है। इसको हम दूध में भी बना चुके हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको मरहबा मोहितो भी बनाया था, और वो मैंने मोहितो बना के मरहबा को डेडिकेट किया था, स्पेशल उनके लिए बनाया था। तो हम वो बड़ा पसंद किया गया था। मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि भाई लेकर आएँ आप लोग और बनाएं घर में, और ख़ुद से भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस करें, एक्सप्लोर किया करें कि कोई रेसिपी अगर आपने किसी शेफ़ की देखी है तो आपके घर वाले कैसा खाते हैं और आप उसके अंदर और क्या क्या ऐसा ऐड कर सकते हैं कि जायका और इन्हांस हो जाए। भाई आप लोग करेंगे तभी तो मज़ा आएगा ना। और खाना जो है वो दिल से बनता है। खाना कहीं से हाथों से या सीखने से नहीं बनता है भाई, खाना दिल से बनता है, शौक़ से बनता है। तो जितना शौक़ आप रखते हैं, ज़ौक़ रखते हैं, उतना ही अच्छा रहेगा। और बस ये आखिरी और एक स्टिक कर लेते हैं। और जब तक तेल भी मेरा अच्छा सा गर्म हो चुका है, देखिए मैंने वक्त का फ़ायदा उठाया और मैंने ये लगा दिया। और अगर शिमला मिर्च होती, अभी मुझे वैसे ये मैं क्योंकि पहले जहन में नहीं रही ये बात, शिमला मिर्च होती ना तो हम आखिर में या मिडिल में लगाते, बहुत अच्छा उसका कॉम्बिनेशन बनता है लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन का। और आप चाहें तो आपके पास अगर ग्रिल हो और आप इसको ग्रिल करना चाहें तो आप इसे ग्रिल भी कर सकते हैं। अब ये हो गई है मेरी चिकन तैयार। अब मैं इसको रख रही हूँ पीछे और हाथ धो के मैं इसको तलना शुरू करूँगी ताकि मैं साथ साथ शरबत भी बना सकूँ। ये देखिए जनाब, ये मैं इसका चूल्हा कर रही हूँ कम, क्योंकि तेल मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है। तो अच्छा ये तेज़ गर्म हो गया तो झटपट ये तैयार भी हो जाएंगी। अच्छा, ये मैं आपको डिश भी दिखा दूँ साथ साथ जिस पे मैं सर्व करने वाली हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जितनी अच्छी चीज़ों से आप उसकी प्रेजेंटेशन करेंगे उतना अच्छा है। तो ग्रीन, लाइट ग्रीन और वाइट एंड टोमेटोज़ यानी कि रेड, इसका ही कॉम्बिनेशन होता है इन चारों का, और उसी से बहुत ज़बरदस्त डिश बनके तैयार होती है। और इसके अंदर हम ये लगा लेंगे, हम निकालते जाएंगे, उसमें लगते जाएंगे। अच्छा, मैं तैयार कर रही हूँ ये साथ रख रहे हैं हम अगर हमें ज़रूरत पड़ गई। और उसके बाद ये देखिए ये जा रही है ये अंदर, ये देखिए ये तैयार, क्योंकि इसमें दही लगा है तो दही पानी छोड़ता है अपना। और मैं सारी ही डाल देती हूँ। टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है हमारा, और शरबत जो है वो हमें लाजमी बनाना है। इसको मैं कर रही हूँ तेज़ आंच को ताकि इसका कलर आ जाए और हम इसको उसी वक्त निकाल सकें। शरबत हमें बनाना है लाजमी। तो 1 लीटर शरबत है जनाब, ये देखिए दूध है ये 1 लीटर। 1 लीटर दूध में पानी में मैंने भिगोया हुआ था थोड़ा सा तुख मलंगा, और वो मैंने दूध में डाल दिया है। ये 1 लीटर दूध के करीब शरबत है। और साथ साथ इसके अंदर जाएगा शरबत गुलबहार, मरहबा गुलबहार का शरबत। और ये मैं देखती भी रहूँ कि ज़्यादा ना हो जाएं, इसको मुझे पलटना भी है। और साथ साथ हमारा टाइम असल में हमारे पास बड़ा शॉर्ट होता है ना, अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम हो तो ज़रा बंदा आराम से बनाए। ये देखिए ये तैयार होनी शुरू हो गई हैं, मैं इनको निकाल रही हूँ। ये कोई हमने इसको जलाना नहीं है, क्योंकि मेरी ये कुक्ड हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा नहीं पका रही हूँ, क्योंकि ये जल ना जाए। इसलिए मैंने शरबत छोड़ के पहले, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि भाई लाइव प्रोग्राम में शेफ़ ने जला दी, तो इसीलिए वायरल होने से बचने के लिए मैंने सोचा कि मैं पहले इसके अंदर डाल दूँ। अच्छा जनाब, ये शरबत गुलबहार जा रहा है
ये गया दूध में और आपने सिर्फ करना है मिक्स। और ये देखिए क्या खूबसूरत कलर से तैयार हो गया। इसमें चीनी भी नहीं डालनी है हमें, इसलिए क्योंकि इसके अंदर रिफाइंड शुगर शामिल होती है। ये हो गया शरबत हमारा तैयार। अब ये बाकी की जो चिकन है ये मैं निकाल रही हूँ क्योंकि मेरा चिकन भी तैयार हो गया है। ये देखिए, और अगर एक बार को हमारा टाइम ओवर हो भी जाए तो मैंने आपको ये 2 चिकन की स्टिक्स निकाल कर दिखा दी हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे तैयार होती हैं। बाकी को मैं इसमें निकालती रहूँगी। ये देखिए, आप उसको ज़रा अगर कैमरा जब तक इसको फोकस कर ले, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। अच्छा, टाइम की क्योंकि शॉर्टेज है इसलिए हम दही की चटनी नहीं बना रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि दही की चटनी इसके साथ सर्व की जाती है। अगर मुझे 1 मिनट भी मिल गया तो मैं शायद बना लूँ। दही, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, जो रेगुलर बेसिस पर चटनी बनती है हरी वाली, बस हमें वो चटनी इसके साथ बनानी है। और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए क्या खूबसूरत स्क्वेयर्स जो हैं वो आपके सामने आ गए हैं। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ क्योंकि अब ये अच्छी सी हो गई हैं। ये देखिए जनाब, आहा, वाओ, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। ये देखिए जनाब, ये आ गए हैं आपके चिकन स्क्यूअर्स, क्रीमी चिकन स्क्यूअर्स। हम बस चटनी नहीं बना सके इसके साथ, अदरवाइज़ ये आपकी डिश जो है वो बिल्कुल तैयार है। उस पर आपने ऐसे ऐसे करके लास्ट में डेकोरेशन पर्पस के लिए डालनी है क्रीम, क्योंकि हमने इसमें थोड़ी सी क्रीम बचा ली थी। ये देखिए, बस इससे ज़्यादा क्रीम मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आपको इसकी शक्ल दिखानी है मुझे। ये देखिए शरबत है और शरबत जो है वो मैं सर्व कर रही हूँ, मरहबा का शरबत। ये देखिए, ये हो गया तैयार। ये आपका है शरबत और साथ में चिकन क्रीमी स्क्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं। ये आप खाइए, इफ्तार में दाद वसूल कीजिए अपने घर वालों से। हमें फीडबैक से आगाह करना ना भूलें कि आपको कौन सी रेसिपी अच्छी लगी। अब कल जो है वो इंशाल्लाह एक ही दिन होगा, कल हम कुछ अच्छा सा मीठा बनाएंगे जिसको आप ईद पर बना भी सकेंगे। तो ये था आज का बोल के जायके की एपिसोड या सेगमेंट, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ये आप इनको बस दिखाते जाते जाते, और मुझे दीजिए इस सेगमेंट से इजाज़त। अब थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। माह रमज़ान का महीना वैसे अब इसके आखिरी अयाम हैं। दरख्वास्त उन तमाम तर लोगों से है कि जो हमें देख रहे हैं कि इन आखिरी अयाम में भी हमें दुआओं में याद रखें, और उन तमाम तर लोगों को भी जिनको आपकी ज़रूरत है। अब वैसे तो बहुत सारे लोग इसमें पेश हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं घुरकी ट्रस्ट टीचिंग अस्पताल के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अजीज़, जिनके ज़ेर साया चलने वाले अस्पताल में अब तक गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान 1700 मिलियन रुपए के गरीब और मुस्तहिक मरीज़ों के इलाज पर खर्च किए जा चुके हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। आप मुझे बताइएगा कि किन बीमारियों का इलाज जो है वो आप कैटर कर रहे हैं, या फिर तमाम तरह ही चीज़ों को कैटर कर रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। सबसे पहले तो जी हमारा ये 650 बिस्तर का अस्पताल है और इसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑर्थोपीडिक्स और स्पाइन सेंटर है। तो हम सबसे ज़्यादा काम ऑर्थोपीडिक्स और स्पाइन में कर रहे हैं और बैनुल अक़वामी ये सेंटर है। 15 से लोग आके यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा चुके। 200 अपने बच्चे माशाल्लाह ट्रेनिंग लेके पूरे मुल्क में खिदमत कर रहे हैं जी। इसके अलावा हार्ट का शोबा, किडनीज का शोबा, बच्चों का शोबा, गायनी का शोबा, ENT, स्किन, साइकाइट्री, मेडिसिन, अल्लाह के फजल से पूरा टीचिंग हॉस्पिटल एक है ये हमारा। ज़बरदस्त। प्रोफेसर साहब, जैसे कि आपने कहा कि ऑर्थो पे बहुत ज़्यादा जोर है, वैसे तो ओवरऑल ही आप तमाम तर डिजीज़ को केटर कर रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू ऑर्थो, पाकिस्तान में इससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनकी शरह क्या है सर? एक तो वो एक्सीडेंटल हो गई, वो तो अलग है, लेकिन उससे बढ़ के भी हमें हमारी ज़रा कम इल्मी पे ज़रा इजाफा फरमाइएगा कि किस तरीके से ऑर्थो की बीमारियां हैं वो पाकिस्तान में कैसी होती हैं? क्या वो जेनेटिकली भी होती हैं कुछ, या फिर वो सिर्फ एक्सीडेंटल होती हैं, और उनकी रेट क्या है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है ना जी, अल्लाह बस हमें कोई हिदायत दे, ख़ास तौर पे हमारे ऊपर वालों को, कि ये इनकी लुक आफ्टर करें।
50% हमारे बच्चे खुराक, दूध वगैरह ना मिलने की वजह से अपने पूरी नशो नुमाई नहीं कर पाते। अब हम दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है दूध की पैदावार में, और हमारे आधे बच्चों को वो नहीं मैसर आ रहे। तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन रिकेट्स बहुत कॉमन है। फिर जो डिलीवरीज हो रही हैं माओं की, वो घरों में या सब स्टैंडर्ड किस्म की दाइयाँ उनकी डिलीवरियां कर रही हैं, उसमें बच्चों की हड्डियां टूट जाती हैं, जोड़ निकल जाते हैं, और कुदरती तौर पे टेढ़े पैर, कुदरती तौर पे कूले निकले हुए, कुदरती तौर पे कमर की हड्डी का टेढ़ापन बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में। फिर टीबी इतनी ज्यादा है कि अल्लाह माफी दे। आप ये सोच लीजिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्पाइन की टीबी के केसेस हम लोग कर रहे हैं। अब तक 2000 के करीब कर चुके हैं जो स्ट्रेचर पे आते हैं और अल्लाह के फजल से ऑपरेशन के बाद चल के जाते हैं। इसके अलावा कैंसर, अब शौकत खानम में तमाम कैंसर का इलाज तो मुमकिन नहीं है और तमाम का मुफ्त भी नहीं मुमकिन, तो वो अपने टांगों, बाजुओं, रीढ़ की हड्डी के जो कैंसर के मरीज हैं वो भी हमारे पास भेजते हैं, और उनकी सर्जरीज भी अल्लाह के फजलो करम से हम करते हैं। और अब हमारे पास साइबर नाइफ, $4 मिलियन की मशीन अल्लाह के फजल से, कराची के बाद ये पाकिस्तान की दूसरी मशीन है, उसमें हम कोई 700 मरीज मुफ्त इलाज कर चुके। इसमें हमें बहुत बड़ी हेल्प सेहत कार्ड से मिली। किडनी का डायलिसिस हम लोग कोई 12,000 मरीजों का डायलिसिस कर चुके अपने यहाँ सेहत कार्ड पे ज़्यादा। सो अल्लाह के फजल से हर चीज़ हो रही है। बस हमें उम्मीद ये है कि कुछ आम आदमी की सेहत की तरफ और तवज्जो मिलेगी। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि वसाइल की कमी नहीं है, कमी है ईमानदारी की और प्रॉपर प्लानिंग की। अरबों रुपया गारत हो जाता है। अल्लाह करे अब सही लोग सेहत को भी लुक आफ्टर करें। और बिल्कुल जिस तरह आप और आप जैसे अफराद जो हैं वो इस गैप को फिल कर रहे हैं। मैं चाहूँगा प्रोफेसर साहब एक चीज़ ये भी, माशाल्लाह आपका 5 साल का ये जर्नी है और ऑब्वियसली कोई टिपिंग पॉइंट होगा जिसमें आपने फ़ैसला किया। आप हो गए, मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर अदीब रिजवी हो गए और इस तरह के दीगर लोग हो गए। आप लोगों के इंटरवेंशन के बाद भी डॉक्टर साहब पाकिस्तान में हेल्थ सेक्टर में कितना गैप है अभी भी, कितना ज़्यादा इसको फिल इन करने की ज़रूरत है सर? मैं आपको अर्ज करता चलूँ, हमारा ये 22वां साल है जी, और अल्लाह के फजल से दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है। और हमारा रोल मॉडल अदीब रिजवी साहब थे। ये काम शुरू करने से पहले मैं उन्हीं के पास गया और उनसे सारे मशवरे और गाइडेंस लेके आया। आप सोचिए कि WHO ने कहा है कि GDP का 6% हेल्थ पे खर्च हो, हमारे मुल्क में 1% खर्च हो रहा है, 1%, और उसमें से भी अक्सर खाया पिया जाता है जी। और प्लानिंग बिल्कुल नहीं। आप सोचिए 22 पहियों वाले बड़े बड़े ट्रक लाके हम अपनी तरफ से मोबाइल हेल्थ यूनिट्स बना रहे हैं। ये जो ट्रक्स है ये गांव में एंटर भी नहीं हो सकते, और करोड़ों रुपए का एक ट्रक है। बजाय हमारे THQ, बेसिक यूनिट्स, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव करें, हमारी एम्बुलेंस सर्विस इम्प्रूव करें, पता नहीं यार ये कौन मशवरे देने वाले हैं। और जो प्रोफेशनल लोग हैं उनसे एडवाइस ही नहीं ली जाती, क्योंकि प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट बंदा चापलूसी नहीं कर सकता। अब देखिए अब हमारे लाहौर में 2 बड़े बड़े अस्पतालों पे छापे पड़े हैं और MS प्रिंसिपल इनकी छुट्टी करा दी गई है। असल मसला ये था कि अरबों रुपए उन अस्पतालों ने कंपनियों के देने हैं जो दवाइयां सप्लाई करती हैं, इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करती हैं, और सबको पता था इसका। वजीर सेहत, सेक्रेटरी सेहत, सबको पता था कि असल वजह क्या है। बस वो बेचारे डॉक्टर आगे से कोई बोलता नहीं, ताबेदार किस्म के लोग हैं, उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। पूछना तो ये चाहिए था कि 3-3, 4-4 अरब रुपए का किस तरह अभी तक अदायगियां नहीं हुई, जबकि पैसे एक्सचेकर में पड़े हुए हैं।
सो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होने दे रही। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, अभी तक लाहौर के किसी अस्पताल का ड्रेनेज एरिया कोई नहीं है। सारी दुनिया में, मसलन मैं आपको लंदन की एग्जांपल दूं, लंदन या लाहौर से बड़ा शहर है, हर एरिया का एक खास अस्पताल है। अब चाहिए ये कि मेयो अस्पताल का एक ड्रेनेज एरिया हो, जिन्ना का, गंगाराम का, शेख जायद का, यहाँ जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के मेयो पहुंच जाता है। उनको ये भी नहीं पता कि कितने लोग आएंगे और वो बजट की प्लानिंग क्या करें। और ये कम से कम 22 साल पहले से तो जी मैंने रिटर्न सजेशन दी थी कि थाने बांट दीजिए, हर अस्पताल के साथ थानों का एरिया अटैच हो और उस एरिया के लोग सिर्फ उसी अस्पताल में जाएं। लेकिन कोई प्लानिंग, ये बेसिक हेल्थ प्लानिंग है जी, ये भी नहीं हो रही। Absolutely, sir. It was a pleasure hosting you and it was a pleasure talking to you, sir. प्रोफेसर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये सलाह मशवरे कोई मान ले ताकि हम सेहत के शोबे में कम से कम अपने आप को दुरुस्त कर सकें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, हमारे साथ मौजूद थे। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मुझे और फैसल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।